गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है बीटीएससी ड्रेसर क्लास प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्यूशन टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे वीडियो नंबर 6 है, ध्यान देना, ये वीडियो नंबर 6 है ड्रेसर का। और ये जो टॉपिक इसके पहले 5 नंबर वाले वीडियो में जो हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक लेके आए थे उसके कुछ प्रश्न आपको करवाए थे। तो अब आगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का ही जो टॉपिक है इसके आगे का प्रश्न जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो नंबर ये 6 है, मान के चलते हैं, मान के चलिए आप, ये वीडियो नंबर 6 है, ठीक है। जो हम प्रश्न पढ़ेंगे पूरा प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, लास्ट 10 ईयर ड्रेसर के एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक से उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आप इसको सीरियस लेकर पढ़ाई करें, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न को नोट डाउन करें, या तो एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि विशेष स्टेपलर और क्लिप्स, ध्यान देना है, पूछा जा रहा है कि विशेष स्टेपलर और क्लिप्स का सामान्यतः किस श्रेणी में आते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्टेपलर और क्लिप्स, ये किस वर्ग में, किस कैटेगरी में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है इस इंस्ट्रूमेंट को। तो आप बताएंगे कि सर स्टेपलर, हम आपको बताएंगे स्टेपलर और क्लिप्स मतलब घाव को क्या कर रहे हैं, जो घाव हुआ है इसको हम सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बांध रहे हैं, ठीक है, सील कर रहे हैं, बांध रहे हैं। तो ये कहाँ पे आएगा। अब जो घाव को आप जब सील और बांध रहे हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे, सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो सूचरिंग कर रहे हैं, आप घाव का सूचर कर रहे हैं, ठीक है, सूचरिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए व्याख्या में देखेंगे, मैकेनिकल स्टेपलर और क्लिप अप्लायर ऊतक को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे सूचर करते हैं। इन्हें सही श्रेणी में समझना घाव को जल्दी और सटीक बंद करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा 58 नंबर, पूछा जा रहा है कि बताना है ऊतक काटने वाले कैंची और सूचर काटने वाले कैंची में अंतर जानना क्यों आवश्यक है। ध्यान देना है, जो टिश्यू काटने वाली कैंची रहती है, सीजर रहती है, और जो सूचर काटने वाली कैंची रहती है, इसमें मेनली क्या डिफरेंस है और क्यों आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर पहला ऑप्शन देखिए, वे पूरी तरह आपस में बदल सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह आपस में बदल सकती हैं। ये देखिए दोनों का डिज़ाइन अलग रहता है तो पूरी तरह आपस में बदल सकती हैं। पूरी तरह तो ये कहना हम गलत हो जाएगा। ऊतक कैंची केवल सजावट के लिए होती है, सजावट के लिए होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हर जोड़ी की धार और कार अलग अलग होता है। हाँ, यही तो करेक्ट है कि भैया हर जोड़ी की मतलब हर प्रकार की जो कैंची रहती है उनकी धार और कार अलग अलग होती है, तभी तो नाम रखा गया कि भैया टिश्यू काटने वाली कैंची और सूचर करने वाली कैंची। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या में आप देखेंगे कि ऊतक कैंची में आमतौर पर अधिक महीन धार होता है, ठीक है, महीन धार होता है जिससे ऊतक को कम नुकसान पहुंचता है, जबकि सूचर कैंची मजबूत होती है। इन्हें अलग अलग उपयोग करने से उपकरण की कार्यक्षमता बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 59 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रिट्रैक्टिंग, ध्यान देना है, रिट्रैक्टिंग ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है, अलगाव। आप इतना ही ध्यान में रखना, इसका मतलब होता है अलगाव, ठीक है, अलगाव। किसका अलगाव, टिश्यू का जो है उसका अलगाव, अलग करना। तो किस श्रेणी में नहीं आता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखिए जहाँ पे रिट्रैक्टर है ये तो आएगा ही है, या ये भी यहाँ इस वाले ऑप्शन में भी रिट्रैक्टर है, इस वाले में भी रिट्रैक्टर है, लेकिन यहाँ पे कैंची लिख दिया गया है। तो कैंची कहाँ भैया, कैंची तो काटना होता है, अलगाव करने में कहाँ इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर आपके सामने है कि एक ड्रेसर को किसी घाव का निरीक्षण करने के लिए उसे खुला रखना है, तो ये किस श्रेणी का उपकरण आवश्यक है, मतलब घाव को खुला रखना है। ध्यान देना है, पूछा जा रहा है कि एक ड्रेसर को किसी घाव का निरीक्षण करने के लिए, मतलब कोई पेशेंट आया है, ठीक है, ये पेशेंट आया है, उसके पैर में, ठीक है, पैर में घाव हुआ है, तो वो चाहता है कि इसका निरीक्षण करे कि अब यहाँ मैं छोटा स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ आपको, ये समझ लेना घाव कटा हुआ है,
ठीक है, पूरा कटा हुआ है। अब ये निरीक्षण करने के लिए इसको सोच रहा है कि किस तरीके से मैं इसको टिश्यू को जो आपस में है, टिश्यू जैसे टिश्यू हैं, इनको किस तरीके से अलग करें। तो किसका इस्तेमाल करेगा सर? आपको पता ही है किसका इस्तेमाल करेगा, रिट्रैक्टिंग का। यही तो करता है अलग। अब यहाँ पे लगा देगा रिट्रैक्टिंग, ये दोनों टिश्यूज़ को खींचकर इधर से और इधर कर से खींच देगा, तो आसानी से पूरे घाव हमको दिखाई देंगे कि भैया घाव कितना गहरा है, घाव में कितना डस्ट है, घाव में क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ दिखने लगेगा। वही प्रश्न का कहने का मतलब वही है कि एक ड्रेसर को किसी घाव का निरीक्षण करने के लिए उसे खुला रखना है, खुला रखना है। तो किस श्रेणी का उपकरण का आवश्यक होगा उसको, तो रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। 61 पूछा जा रहा है कि भैया रोजर्स और क्यूटस जैसे उपकरण किस श्रेणी में आते हैं। रोजर्स और क्यूरेटस जैसे उपकरण किस श्रेणी में आते हैं। रोजर्स और क्यूरेटस जैसे उपकरण किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सर आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, कटिंग एंड डिसेक्टिंग में। कटिंग एंड डिसेक्टिंग में रोजर्स और क्यूरेटस ऊतक या हड्डी को काटने, ध्यान देना है, ये तो पता ही है ना रोजर्स क्या करता है, हड्डी को कट करने में, ठीक है, या फिर स्क्रैप करने के लिए उपयोग होते हैं। इन्हें कटिंग डिसेक्टिंग श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 62, सूचरिंग और स्टेपलिंग उपकरणों को कैसे परिभाषित किया जाता है। सूचरिंग और स्टेपलिंग हमने आपको बताया कि इनका काम क्या है, घाव को बंद करने में इस्तेमाल करते हैं। स्टेपलिंग वैसे भी आप जानते हो, नॉर्मली आपके भाषा इस्तेमाल भी करते हैं कि भैया इसको हमको स्टेपलर करना है, स्टेपलर मतलब बंद करना है, ठीक है, स्टेपलर करना है। तो सूचरिंग और स्टेपलिंग उपकरणों को कैसे परिभाषित किया जाता है, जो केवल ऊतक को अलग रखते नहीं, ऊतक को अलग रिट्रैक्टिंग हो जाएगा, जो तरल बहाव को मापते हैं नहीं, तरल भाव को नहीं, चीरा बंद या सुरक्षित करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चीरा बंद या सुरक्षित करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रश्न आए हुए हैं भर्ती परीक्षा में, यही प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में भी आएगा। ये नहीं है कि किताबी नॉलेज या फिर थियरी रटाया चीज़ें नहीं आती हैं भैया, प्रैक्टिकली उनको पता करना होता है कि आप कितना, आपको प्रैक्टिकल जानकारी पता है, ताकि मेहनत ना करना पड़े उनको, ठीक है। हालांकि आप ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं बिना ट्रेनिंग के आप डायरेक्ट, लेकिन ज़्यादा से एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस वाले बंदे आएंगे तो उनको फ़ायदा रहता है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ध्यान देना है, व्याख्या में सूचन नीडल होल्डर स्टेपलर ऊतक को आपस में जोड़कर घाव भरने में मदद करते हैं। सूचन नीडल होल्डर और स्टेपलर्स ऊतक को आपस में जोड़कर घाव भरने में मदद करते हैं। देखिए ग्रेस्पिंग फोर्सेप्स की जब बात आए तो आप समझ लेना कि होल्ड करके रखने की बात है, होल्ड करना। ग्रेस्पिंग फोर्सेप्स में दांतेदार या सेरेटेड टिप्स क्यों होते हैं, सेरेटेड टिप्स क्यों होते हैं, अब बताइए भैया। जब आप ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्सेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पकड़ रहे हैं, अब वहाँ पे जो टिप्स बने हैं सेरेटेड क्यों बने होते हैं, उपकरण की सजावट के लिए बने होते हैं क्या, नहीं। ऊतकों को फाड़ने के लिए बने होते हैं क्या, नहीं। ऊतक को बेहतर पकड़ने और स्थिर रखने के लिए, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे दांतेदार टिप्स के उपकरण पकड़ मजबूत होती है, दांतेदार टिप्स के उपकरण की पकड़ मजबूत होती है और बार बार क्लैंपिंग की आवश्यकता कम होती है, इससे ऊतक को सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट समानता क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग में नहीं आता है, मतलब क्लैंपिंग एवं ओक्लूडिंग में नहीं आता है। तो भैया ये तो आता है, ठीक है, हेमोस्टेट तो आता है, केली क्लैंप आता है, ठीक है, एलिस फॉर्सेप्स आता है, ये कैंची नहीं आता है, ठीक है, कैंची काटने के लिए इस्तेमाल होता है। एक रोगी को गहरी गुहा को उजागर करना है, क्या करना है, एक रोगी को गहरी गुहा का उजागर करना है, कौन सी श्रेणी के उपकरण का सबसे उपयुक्त होगा। देखिए फिर वही बात आ गया, उजागर मतलब फैलाना है उसको, ठीक है। अब थोड़ा हिंदी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन गहरी गुहा को मतलब उसको देखना है कितना ज़्यादा अंदर तक, कितना डीप में घाव हुआ है, तो भैया वो रिट्रैक्टिंग की मदद से ही देखेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग टूल्स है, ठीक है, एक्सपोजिंग टूल्स है। वही प्रश्न है, बार बार भर्ती परीक्षा में रिपीटेड हुए हैं, थोड़ा भाषा बदल कर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेसिकुलर क्लोजर के लिए क्लिप अप्लायर किस श्रेणी में आता है। क्लिप अप्लायर, क्लिप का मतलब क्या है आपको पता ही है, क्लिप का मतलब क्या हुआ सर,
क्लिप का मतलब हुआ कि स्टेप करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूचरिंग एंड स्टेपलिंग, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, सूचरिंग एंड स्टेपलिंग। क्लोजर के लिए, क्लोजर मतलब बंद करना है, ठीक है। क्लिप अप्लायर किस श्रेणी में आता है, सूचरिंग एंड स्टेपलिंग। नेक्स्ट पर 67 ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग उपकरणों की विशेषता क्या होती है। तो इनका विशेषता क्या होगा, ऐसे टिप्स जो ऊतक को सुरक्षित रूप से पकड़ते हैं। होल्डिंग का मतलब है पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, ठीक है। तो वही आप देख रहे हैं कि वही प्रश्न है बार बार, बस थोड़ा बहुत भाषा बदल के पूछा गया है। देखिए सर्जिकल ट्रे तैयार करते समय सही श्रेणीकरण क्यों आवश्यक है। सर्जिकल ट्रे तैयार करते समय सही श्रेणीकरण क्यों आवश्यक है, सही श्रेणीकरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि भैया हर जो ताकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट अपने उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल हो सके, ठीक है। इसलिए सर्जिकल ट्रे तैयार करते समय सही श्रेणी का, जैसे कि मुझे पहले सीजर रखना है, फिर फॉर्सेप्स रखना है, फिर स्पंज होल्डर रखना है, तो इस तरीके से सही श्रेणीकरण में रखना है, एक अरेंजमेंट फॉर्म में रखना होता है, ताकि हर उपकरण अपने उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए 69 निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कटिंग एंड डिसेक्टिंग में नहीं आता। कटिंग आप देखिए जहाँ पे हमको कैंची दिखेगा वो तो कटिंग है ही, कैंची है ही, ठीक है। ये भी है, और ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्लैंप की बात आ गई, क्लैंप मतलब बांध के रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कटिंग की श्रेणी में, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 70 आपको देखना है कि यहाँ पे पूछा गया कि एक सर्जन को एक छोटी धमनियों को तुरंत सील करना है, ध्यान देना है, छोटी धमनियों को तुरंत सील करना होता है, तो सबसे उपयुक्त उपकरण का वर्गीकरण कौन सा है। सबसे उपयुक्त उपकरण का वर्गीकरण क्या करना है, छोटी धमनियों को सील करना है। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं, इसका काम क्या है, टिश्यू को, दो टिश्यू को अलग करके रखना, रिट्रैक्टिंग, ये तो नहीं होगा। ग्रेस्पिंग फॉर्सेप्स ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। ध्यान देना है, छोटी धमनियों को तुरंत सील करना है। तो हम छोटी धमनियों को कब सील कर पाएंगे, जब क्लैंपिंग उस पर अच्छी होगी। क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कौन जहाँ पे जनरली आप जानते हैं हीमोस्टेटस या फिर आर्टरी क्लैंप्स विशेष रूप से रक्त वाहिकाओं को दबाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है और रक्त प्रवाह पर तेज नियंत्रण ऑपरेशन क्षेत्र को साफ रखता है, रक्त हानि को रोकता है और मरम्मत या लिगेशन को सटीक रूप से संभव बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है कि लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को पारंपरिक सर्जिकल उपकरण से क्या अलग करता है। जो आपका लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको पारंपरिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या अलग करता है। तो ये केवल बाहरी घाव की देखभाल में उपयोग होता है। क्या ये सही है, आप बोलोगे कि सर नहीं, ये सही नहीं है, इनमें कोई एग्रोनॉमिक फीचर्स नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। ये लंबे होते हैं, ध्यान देना है, ये लंबे होते हैं, छोटे चीरों से पहुंचने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ये इसका आप गूगल कर लेना, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक आपको पता चल जाएगा कि भैया ये लंबा, उसमें छड़ लगी रहती है, लंबा ऐसे ही रहता है, ठीक है, लंबा ऐसे ही रहता है इसी शेप में लेप्रोस्कोपिक उपकरण। तो आपका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, ये लंबे होते हैं और छोटे चीरों से पहुंचने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये लंबे होते हैं और छोटे चीरों से पहुंचने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में लंबे शाफ्ट और विशेष टिप्स होते हैं, लंबे शाफ्ट और विशेष टिप्स होते हैं जो छोटे चीरे से शरीर के अंदर काम करने की सुविधा देते हैं। यह डिज़ाइन कम चोट, जल्दी रिकवरी और एंडोस्कोपिक सिस्टम के जरिए बेहतर विजुअलाइजेशन को संभव बनाता है, जिससे यह पारंपरिक खुले ऑपरेशन उपकरणों से अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 72, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े चीरे के बिना आंतरिक दृश्य, अब ध्यान देना है, आंतरिक दृश्य
यहीं पे पकड़ लेना है, आंतरिक दृश्य, तो एंडोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्कोपिक का मतलब ये क्या होता है, आंतरिक, तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये व्याख्या पढ़ लेना, एंडोस्कोपिक उपकरण शरीर की गुहाओं या फिर नलिकाओं में छोटे चीरे या प्राकृतिक छिद्रों के माध्यम से डाले जाते हैं, इमेज ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं, इमेज ट्रांसमिट करते हैं और न्यूनतम व्यवधान के साथ इलाज की अनुमति देते हैं, जिससे निदान और उपचार दोनों में क्रांति आई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 73, आधुनिक सर्जरी में विशेष लेप्रोस्कोपिक उपकरण क्यों आवश्यक है। आधुनिक सर्जरी में जो मॉडर्न सर्जरी है, इसमें विशेष लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्यों आवश्यक है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है कि ये बढ़ा हुआ दृश्य नहीं देते हैं। नहीं भैया, उल्टा बोल दिया ये। ठीक है, ये बड़े ओपन चीरे की अनुमति देते हैं, ये न्यूनतम चीरे वाले ऑपरेशन को आसान बनाते हैं। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेप्रोस्कोपिक उपकरण छोटे छेदों से ऑपरेशन करने की सुविधा देते हैं, जिससे रोगी को कम दर्द, कम दाग और कम अस्पताल में रहने का समय लगता है। इनका डिज़ाइन वीडियो गाइडेंस के तहत सटीक ऑपरेशन में मदद करता है और बड़े खुले ऑपरेशन की ज़रूरत को कम करता है। क्लियर। नेक्स्ट पर 74 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडोस्कोपिक उपकरणों का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का वर्णन नहीं करता है। ये आंतरिक संरचनाओं का दृश्य प्रदान करते हैं, ये तो है। ये बड़े त्वचा पर चीरे की आवश्यकता रखते हैं, इनमें अक्सर कैमरे या ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये भी है। ये निदान और उपचार दोनों की सुविधा देते हैं, ये भी है। लेकिन यहाँ पे ये बड़े त्वचा चीरे की आवश्यकता रखते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहना गलत हो जाएगा। व्याख्या में हम देखेंगे एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को न्यूनतम प्रवेश के लिए डिजाइन किया गया है, जो या तो छोटे चीरे या फिर प्राकृतिक छिद्रों में डाले जाते हैं। बड़े चीरे एंडोस्कोपी की अवधारणा के विपरीत होते हैं। कम चीरे से रोगी को कम तकलीफ और कम जटिलताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 75 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है कि एक रोगी, ध्यान देना है, एक रोगी को माइक्रोस्कोप के तहत नाजुक तंत्रिका की मरम्मत की आवश्यकता है। किसकी, नाजुक तंत्रिका की मरम्मत की आवश्यकता है। सबसे उपयुक्त विशेष उपकरण सेट कौन सा है। अब बताइए, नाजुक तंत्रिका, नाजुक तंत्रिका, तो आप बताओगे कि सर ये कौन कर सकता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसका नाम ही है, छोटे और नाजुक। ठीक है, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। व्याख्या में देखेंगे, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विशेष प्रकार की फॉर्सेप्स, सीजर और नीडल होल्डर होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे सूक्ष्म संरचनाओं को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं और तंत्रिका या फिर रक्त वाहिकाओं की मरम्मत में चोट को कम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेप्रोस्कोपिक जो ग्रेस्पस हैं, इसमें आमतौर पर कौन सी प्रमुख विशेषता होती है। लेप्रोस्कोपिक ग्रेस्पस में आमतौर पर कौन सी प्रमुख विशेषता होती है। अब बताएंगे कि सर ये लंबे पतले, अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, लंबे पतले शाफ्ट और रैचेट मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक ग्रेस्पस में आमतौर पर लंबे और पतले डिजाइन होते हैं, जिससे वे फोर्स के जरिए शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं। रैचेट तंत्र टिश्यू या उपकरण को स्थिर पकड़ में रखने की सुविधा देता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान सटीकता बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को कैसे वर्णित किया जा सकता है। इसका करेक्ट उत्तर आप खुद आप बताएंगे। वे यंत्र जो आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कठोर या फिर लचीले स्कोप पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है 78, पूछा जा रहा है कि माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में अक्सर बारीक नाजुक टिप्स क्यों होते हैं। अब जो माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अक्सर बारीक नाजुक टिप्स क्यों होते हैं, क्योंकि सर ये अत्यंत छोटे संरचनाओं को अधिक सटीकता से संभाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या पढ़ लेना, माइक्रो सर्जिकल प्रक्रियाएं नसों या फिर सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं पर की जाती है, जहां बारीक नोक वाले यंत्र अत्यधिक सटीकता के साथ काम करने में सहायता करते हैं। इससे आकस्मिक नुकसान की संभावना घटती है और परिणाम बेहतर होते हैं, खासकर माइक्रोवेस्कुलर या फिर नर्व रिकंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट पर 79, निम्न से कौन सा लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की विशेषता नहीं है। कौन सा है, पता लगाइए। तो सर
इसका करेक्ट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बड़े ओपन चीरे के लिए डिजाइन किया जाता है। यह कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े ओपन चीरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, छोटे के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक सर्जन को बड़ी चीर किए बिना कॉलन का सटीक दृश्य चाहिए, तो कौन सा उपकरण सेट उपयुक्त है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर एंडोस्कोपिक। अभी आपने देखा ना एंडोस्कोपिक, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कोलोनोस्कोपिक, ठीक है, उपकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एंडोस्कोपिक उपकरण करेक्ट है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 पूछा जा रहा है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में मैग्निफिकेशन के तहत किस विशेष उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रो सर्जिकल उपकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। व्याख्या में बोला जा रहा है कि जो कोरोनरी बाईपास सर्जरी होता है, इसमें बहुत ही बारीक रक्त वाहिकाओं को सिला जाता है, जो कि मैग्निफिकेशन के तहत किया जाता है। माइक्रो सर्जिकल सुई होल्डर, फॉरसेप्स और कैंची इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। इनसे सटीक सिला संभव होता है, जिससे क्लैंप टाइम कम होता है और ऊतक की क्षति भी घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कैसे परिभाषित किया जाता है सर? मैग्निफिकेशन के तहत उपयोग होने वाले सूक्ष्म सटीक रूप से निर्मित यंत्र। मैग्निफिकेशन के तहत उपयोग होने वाले सूक्ष्म सटीक रूप से निर्मित यंत्र। मैग्निफिकेशन के तहत उपयोग होने वाले सूक्ष्म सटीक रूप से निर्मित यंत्र हैं। व्याख्या आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रक्रियाओं में लचीले एंडोस्कोपिक उपकरण क्यों लाभकारी हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रक्रियाओं में लचीले एंडोस्कोपिक उपकरण क्यों लाभकारी होते हैं? तो क्यों होते हैं सर? वे शरीर की प्राकृतिक वक्रताओं के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? शरीर के प्राकृतिक वक्रताओं के अनुसार चलते हैं, जिससे ऊतक को कम नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये व्याख्या है, आप पढ़ लेना अच्छे से। लचीले एंडोस्कोपिक उपकरण गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मार्ग में मोड़ और वक्रताओं के अनुसार चलते हैं, जिससे अंदरूनी निरीक्षण या इलाज चीरे के बिना किया जा सकता है। इस ऊतक को कम नुकसान होता है और रोगी को अधिक आराम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैप्रोस्कोपिक उपकरण का उपयोग नहीं है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैप्रोस्कोपिक उपकरण का उपयोग नहीं है? छोटी चीरों से गॉल ब्लैडर हटाना, ये तो है। पेट की डायग्नोस्टिक निरीक्षण कम इन्वेसिव तरीके से करना। ट्रामा में बड़े चीरे वाले ऑपरेशन, ये कहना गलत हो जाएगा। ट्रामा में बड़े चीरे वाले ऑपरेशन नहीं। और बाकी यहाँ पे ट्रोकार पोर्ट से अपेंडिक्स हटाना, ये भी है, और गॉल ब्लैडर हटाना, ये भी है। पेट का डायग्नोस्टिक निरीक्षण कम इन्वेसिव तरीके से करना, ये भी है। ट्रामा में बड़े चीरे के लिए लैप्रोस्कोपिक का इस्तेमाल नहीं होता। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बड़े चीरे वाले ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाता है, छोटे चीरों के लिए होता है। ये व्याख्या आप पढ़ लेंगे। लैप्रोस्कोपिक तकनीक छोटे पोर्ट्स के माध्यम से कार्य करती हैं। बड़े चीरे इसका विरोध करते हैं। ट्रामा सर्जरी में कभी कभी बड़े चीरे की आवश्यकता होती है, परंतु लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः न्यूनतम चीर के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक विशेषज्ञ को उंगली के रिप्लांटेशन में सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करनी है। किसकी मरम्मत? देखिए सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं। अब हम सीधा जब सूक्ष्म रक्त की बात आ गया तो माइक्रो सर्जिकल फॉरसेप्स और नीडल। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट में आंतरिक देखने के लिए कैमरा होता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा, किसमें आंतरिक कैमरा होता है सर? ऑप्शन नंबर बी में, लैप्रोस्कोप में। लैप्रोस्कोप में एक अंतर्निहित लेंस या फिर कैमरा सिस्टम होता है, जो पेट की गुहा को मॉनिटर पर दिखाती है। यह सुविधा इसे अन्य ओपन सर्जरी इंस्ट्रूमेंट से अलग बनाती है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट विशेष रूप से किसको संदर्भित करते हैं? तो ये न्यूनतम चीरे के माध्यम से आंतरिक अवलोकन के लिए। अब तो आपको याद हो गया होगा एंडोस्कोपिक,
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न इसी से हमको देखने को मिल गया एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऊतक संरक्षण को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो मैग्नीफिकेशन के तहत सटीक और सटीक नियंत्रण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं पूरा प्रश्न वही है, बार बार रिपीटेड हुआ है विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की विशेषता नहीं है? अब बताइए तो कौन सा है? तो हल्के वजन और एर्गोनॉमिक हैंडल यह है, मजबूत डिजाइन को बड़ी हड्डी काटने के लिए उपयुक्त हो। ये बड़ी हड्डी क्या चीज़ होती है? इसका नाम है माइक्रो सर्जिकल। तो बड़ी हड्डी कहाँ से हो गया? यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 देखिए, सर्जन को छोटी आंत में पैथोलॉजी की पुष्टि कम चोट के साथ करनी है। कम चोट के साथ, ध्यान देना, कम चोट के साथ करनी है। और कहाँ पे? छोटी आंत में। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बड़े रिट्रैक्टर के साथ ओपन लेपोटॉमी या फिर रिजिड एक्सटर्नल फिक्सेशन या फिर फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपिक उपकरण। एंडोस्कोपिक आपको पता ही है क्या करता है? आंतरिक। ठीक है, तो छोटी आंत क्या है? आंतरिक ही है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेप्रोस्कोपिक कैंचियों का सही विवरण क्या है? शॉर्ट ब्लेड ओपन सर्जरी उपकरण बड़े बाहरी श्वास से जुड़े होते हैं या फिर लंबे शाफ्ट वाले होते हैं? हाँ सर, ये लंबे शाफ्ट वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में अक्सर टूल टिप को घुमाने या फिर मोड़ने की सुविधा क्यों होती है? लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में अक्सर टूल टिप को घुमाने या मोड़ने की सुविधा क्यों होती है? क्योंकि भैया सीमित जगह में मूवमेंट बढ़ाने के लिए, सीमित जगह में मूवमेंट बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का समान कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंडोस्कोपिक उपकरण इंस्ट्रूमेंट का समान कार्य नहीं है? आंतरिक गुहाओं का निरीक्षण करना ये है। ठीक है, आंतरिक गुहाओं का निरीक्षण करना है। और बायोप्सी या ऊतक सैंपलिंग, बड़ी 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 बात आ गई, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का ओपन चीरा, ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, ये वाली सही है। ठीक है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में एक सूक्ष्म रक्तवाहिनी को जोड़ना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आवश्यक है? सूक्ष्म रक्तवाहिनी को जोड़ना है तो माइक्रो सर्जिकल फॉर्सेप और नीडल होल्डर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की समान सफाई और निरीक्षण में क्या शामिल होता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की समान सफाई और निरीक्षण में क्या शामिल होता है? तो पूरी तरह से डिकंटेमिनेशन और क्षति की दृश्य जांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरह से डिकंटेमिनेशन और क्षति की दृश्य जांच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 97, किस विधि का समानता उपयोग ताप सहनीय इंस्ट्रूमेंट को विसंक्रमित स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है? ताप सहनीय मतलब जो ताप सह सकता है, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे सर? दाब में ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑटोक्लेविंग आपको पता ही है, 120 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, टेम्परेचर पे ये किया जा सकता है स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट जो रहता है। ये व्याख्या पढ़ लेना। ऑटोक्लेविंग में इंस्ट्रूमेंट को उच्च दाब और संतृप्त भाप, सेचुरेटेड स्टीम रहता है, सेचुरेटेड स्टीम में रखा जाता है, जिससे तीव्र और प्रभावी स्टेलाइज होता है। यह विधि मजबूत और गर्मी सहनीय इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद और स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। एथिलीन ऑक्साइड और अन्य विधियां केवल गर्मी संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट के लिए उपयुक्त होता है, केवल गर्मी संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट के लिए उपयुक्त होता है एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, गैस के माध्यम से जो भैया गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का स्टेलाइज करने में आपका एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैंची हुआ, उस इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैंची को नियमित रूप से तेज करने और कैलिब्रेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सर सही सटीकता बनाए रखता है और ऊतक को नुकसान से बचाता है। यह सटीकता बनाए रखता है और ऊतक को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट के रख रखाव, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट के रख रखाव मेंटेनेंस में अनुशंसित नहीं है? तो मूविंग जोड़ों को लुब्रिकेट करना ये तो है, सतहों की दरारों के लिए जांच करना ये भी है। देखिए, लुब्रिकेट करना ताकि वो मूवमेंट अच्छा हो सके, ऑयल या फिर ग्रीस जो देते हैं वो चीज़ें करना है।
मूविंग जोड़ों के लिए, ठीक है। और सतहों की दरारों की जांच करना ये भी है। न में भीड़ भाड़ वाली जगहों में उन्हें रखना, न में भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रखना, ये कहना गलत हो जाएगा। बाकी डी वाला भी सही है, विषयक्रमण से पहले पूरी तरह सुखाना, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यदि एक ड्रेसर को कैंची से टाके काटने में कठिनाई होती है, कैंची से जब वो टाका काट रहा है और उसको कठिनाई हो रही, तो सबसे उचित पहला कदम क्या होगा? तो क्या करेगा वो बताइए, क्या करेगा? जब तक टूट ना जाए तब तक जोर से काटते रहना? नहीं सर। कैंची को तेज करना या बदलना? हाँ यही है, कैंची की धार को तेज करना या फिर बदलना। कैंची को रात भर स्लाइन में भिगोना? नहीं सर। कैंची का उपयोग जारी रखना और समस्या को अनदेखा करना? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शैल चिकित्सा इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा क्लीनिंग एजेंट सामान्यतः अनुशंसित होता है? अमेली घरेलू क्लीनर? नहीं सर। मेडिकल ग्रेड एंजाइमेटिक डिटर्जेंट, या फिर अपारदर्शक घरेलू पाउडर, या फिर बिना साबुन का सादा नल का पानी? तो मेडिकल, ध्यान देना है, मेडिकल ग्रेड एंजाइमेटिक डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 102 नंबर आप देखेंगे कि शैल चिकित्सा उपकरण के लिए उचित भंडारण विधिया का क्या अर्थ है? शैल चिकित्सा उपकरण के लिए उचित भंडारण विधिया का क्या अर्थ है? उन्हें खुले ट्रे में ढेर लगाकर छोड़ देना, या फिर उन्हें स्टाइल स्थिति में व्यवस्थित और सुरक्षित रखना? हाँ सर, यही करेक्ट है, उन्हें स्टाइल स्थिति में व्यवस्थित और सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोड़ों वाले ज्वाइंटेड इंस्ट्रूमेंट को नियमित रूप से लुब्रिकेट करना क्यों जरूरी होता है? ऊपर आपने अभी देखा वो प्रश्न लुब्रिकेट से ही संबंधित था, तो यहाँ पे भी लुब्रिकेट से ही है भैया। इसमें जो फ्रिक्शन रहते हैं उसको कम बढ़ाता है क्या? इसमें घर्षण को बढ़ाता है क्या? नहीं सर, गलत हो जाएगा। यह घिसावट को रोकता है और स्मूथ मूवमेंट निषेध करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, 104 देखिए, निम्न से कौन सी क्रिया बुनियादी इंस्ट्रूमेंट की देखभाल के अनुरूप नहीं है? कैंची के ब्लेड की सिधाई जांचना, हर उपयोग के बाद नसबंदी करना, नसबंदी मतलब स्टरलाइजेशन की बात है, हर उपयोग के बाद स्टराइज करना, ये भी है। स्टेनलेस स्टील पर ध्यान देना, स्टेनलेस स्टील पर बार बार ब्लीच का उपयोग करना, क्लैंप के रैचेट की जांच करना, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। स्टेनलेस स्टील पर बार बार ब्लीच का उपयोग करना ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों सर? ब्लीच जैसे तेज रसायन बार बार उपयोग करने से स्टेनलेस स्टील में जंग लग सकती है, ठीक है। और उपकरणों के पीएच न्यूट्रल या फिर एंजाइमेटिक क्लीनर से साफ करना चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता और जीवन काल बना रहे। यदि एक क्लैंप में जंग के लक्षण दिखाई दें तो ड्रेसर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि एक क्लैंप है, ठीक है, उसमें जंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ड्रेसर क्या करेगा? ड्रेसर करेगा कि सर यदि क्लैंप को क्या करेगा सर? सेवा से हटाकर उसकी मूल्यांकन या फिर मरम्मत करवाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अल्कोहल से साफ कर लें और उपकरण का उपयोग करें, यह कहना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए, सुई पकड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट की जॉ टेंशन की जांच किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो कैलिब्रेशन से, ठीक है, कैलिब्रेशन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर देखिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की शार्पनिंग और कैलिब्रेशन का क्या अर्थ है? शार्पनिंग और कैलिब्रेशन का क्या अर्थ है सर? इसमें क्या करता है? यह इष्टतम कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए समय समय पर समायोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शार्पनिंग और कैलिब्रेशन का क्या अर्थ है? इष्टतम कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए समय समय पर समायोजन। देखिए प्रश्न नंबर 108 देखिए, उपकरणों को स्टरलाइज से पहले अच्छी तरह सुखाना क्यों जरूरी होता है? जो इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप वो स्टरलाइज से पहले अच्छी तरह क्यों सुखाते हैं? ताकि क्या हो सके सर? नमी जो रहता है, नमी स्टरलाइज को प्रभावशीलता को बाधित कर सकती है, इसलिए हम नमी को सुखा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्टरलाइज के बाद नसबंदी जहाँ है वो स्टरलाइजेशन की बात है, ठीक है। स्टरलाइजेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया अनुशंसित नहीं है? तो सील पैक में स्टोर करना ये तो है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा है?
बिना दस्ताने के तुरंत छूना, नहीं सर, बिना दस्ताने के तुरंत छूना, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो अनुशंसित नहीं है। ठीक है। तारीख और नसबंदी मतलब जो स्टरलाइज किए हैं उसका विवरण अंकित करना, ये भी है। सूखे और स्वच्छ कैबिनेट में रखना, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यदि कैंची के ब्लेड एक दूसरे से ठीक से मेल नहीं खाते हैं तो क्या करना चाहिए? यदि कैंची के ब्लेड एक दूसरे से ठीक से मेल नहीं खाते हैं तो क्या करना चाहिए सर? यही करना चाहिए कि हाथ से ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश करें, नहीं सर, प्रोफेशनल के पास भेजें और बदलें। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, इंस्ट्रूमेंट मिल्क किसे कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट मिल्क किसे कहा जाता है सर? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हिंग वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए विशेष चिकनाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा प्रश्न है, पहली बार देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट मिल्क किसे कहा जाता है? तो हिंग वाले उपकरणों के लिए विशेष चिकनाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही स्टोरेज का क्या मतलब है? सही स्टोरेज का क्या मतलब है सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो भी इंस्ट्रूमेंट हो इनको वर्गीकृत करें और संरक्षित ट्रे में रखें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर, नियमित निरीक्षण रोगी को सुरक्षा कैसे प्रभावित करता है? तो कैसे प्रभावित करता है सर? खराब या घिसे इंस्ट्रूमेंट की पहचान जल्दी होती है। ठीक है। अगर आप नियमित तरीके से मतलब लगातार कंटिन्यूअस डेली आप निरीक्षण कर रहे हैं तो ख़राब या घिसे इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पहचान होती है और उनको जल्दी ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कटिंग एज की देखभाल में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कटिंग एज के देखभाल में आवश्यक नहीं है, सहायक नहीं है? ठीक है। तो भैया तार जैसे गैर चिकित्सीय सामग्री को काटना, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, यही नहीं है। नेक्स्ट पर देखिए, यदि निडल होल्डर का रैचेट लॉक करते समय फिसल रहा है तो क्या करना चाहिए? अब बताइए क्या करेंगे आप? मरम्मत के लिए भेजेंगे और सेवा से हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, उच्च स्तरीय कीटाणुशोधन या फिर स्टरलाइजेशन से पहले दृश्यमान गंदगी हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिकंटिमिनेशन, सफाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पर देखिए 117 नंबर, जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी देखभाल के संदर्भ में निरीक्षण का क्या अर्थ है? निरीक्षण का अर्थ यही हुआ कि सर प्रत्येक भाग को नुकसान या घिसावट के लिए व्यवस्थित रूप से जांचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा 117 प्रश्न आपको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से करवा चुके हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा स्टरलाइजेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन का, वो कैसे होता है, क्यों होता है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट जो ड्रेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो में जो प्रश्न बताया गया ये आपको थोड़ा बहुत लाभ देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, वो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।